हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? चलिए आज हम शुरू करने वाले एक नया चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। आज इस चैप्टर में ये आपके बुक का चौथा चैप्टर है। इस बुक चैप्टर में हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ने वाली है, वो यहाँ नोट किया हुआ है हमने। द्विघात समीकरण क्या है? सबसे पहली चीज़ क्या सीखेंगे हम कि द्विघात समीकरण है क्या, कहते किसको है, द्विघात समीकरण कहते किसको है। दूसरी चीज़ सीखेंगे द्विघात समीकरण की पहचान, कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, कैसे देखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तीसरी चीज़ सीखेंगे हम विवेचक निकालना। विवेचक एक चीज़ है जिससे हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। उसके लिए हम विवेचक निकालना सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे मूलों की प्रकृति कैसी है, ठीक है। उसके बाद सीखेंगे मूल ज्ञात करना। मूल क्या है? मूल निकालने के तीन तरीके हैं। गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग की विधि है और द्विघात सूत्र की विधि है। ये तीन तरीके से हम मूल निकालना, समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूल निकालना सीखेंगे। ठीक है बच्चा, तो याद रखें क्या क्या सीखेंगे। द्विघात समीकरण है क्या, द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करेंगे कि क्या है, कौन सा है। तीसरी चीज़ सीखेंगे विवेचक क्या है। चौथी चीज़ सीखेंगे मूलों की प्रकृति और पांचवी चीज़ सीखेंगे मूल ज्ञात करना। अब मूल ज्ञात करने का तीन तरीका है। पहला तरीका है गुणनखंड विधि, दूसरी तरीका है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी तरीका है द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र। इन तीनों तरीके से हम मूलों की प्रकृति निकालना, मूलों को निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं द्विघात समीकरण है क्या। ये आप इस चैप्टर का पहला वीडियो है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, नोट करने के बाद, नोट्स बताए जाएंगे आपको, कॉपी में नोट करना है। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका पहला वीडियो, तकरीबन 4 पार्ट में ये वीडियो शायद आएगा। तो आप ये पहला वीडियो समझिए, देखिए, उसका इसका सेकंड पार्ट भी देखिएगा इसको समझने के बाद। ठीक है बच्चा, चलिए। आपने इससे पहला वाला चैप्टर था बहुपद, ठीक है। आपको ने पढ़ा था बहुपद क्या होता है ना। उसमें आपने पढ़ा था द्विघात बहुपद। उसको दर्शाने का एक तरीका होता है। द्विघात बहुपद कैसे कहते हैं? पी एक्स बराबर अगर लिखा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का घात मैक्सिमम पावर, सबसे अधिकतम पावर अगर 2 होता है तो उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। और इसको अगर हम 0 के बराबर कर दें, अगर हम पी एक्स को 0 के बराबर कर दें तो पी एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जिस बहुपद का घात अधिकतम घात, या अब क्या हो गया? समीकरण हो गया। अब समीकरण में और बहुपद में क्या फ़र्क है? समीकरण में क्या क्या होता है? LHS होता है और RHS होता है। RHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, और दायां साइड होता है। इन दोनों के बीच में कोई साइन इस्तेमाल किया जाता है। चाहे यहाँ पे बराबर का साइन इस्तेमाल कर लिया हमने, मान लीजिए तुलनात्मक चिन्ह होता है ना, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, छोटा, इससे छोटा से बड़ा और बराबर का चिन्ह होता है, या बराबर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर LHS दिया है, RHS दिया है और उन दोनों के बीच में तुलनात्मक चिन्ह दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे? समीकरण बोलेंगे। ठीक है। अब द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मूल रूप है, वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो क्या कह सकते हैं हम? जिस समीकरण का, क्या कह सकते हैं हम? जिस समीकरण का अधिकतम मतलब सबसे अधिकतम घात 2 हो। क्या? अधिकतम घात 2 हो, उसे क्या बोलेंगे हम? द्विघात समीकरण बोलेंगे। समझे बच्चा? जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चा, जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। समझे? अब त्रिघात समीकरण भी होता है, जिस समीकरण का अधिकतम घात 3 होता है तो उसके त्रिघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है बच्चा, अब हमें पहचानना है। एग्जाम्पल लेते हैं अब बच्चा बताओ, ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये द्विघात समीकरण है। चलिए, इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। इसका मैक्सिमम पावर 2 है, सबसे अधिकतम पावर कितना है? 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3x का पावर 2 प्लस 5x का पावर 3 प्लस 6 बराबर 0। अब बताओ, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसका जो अधिकतम घात है 2 तो है इसका पावर भी, लेकिन इसका जो अधिकतम घात है, जो सबसे ज़्यादा घात है, वो कितना है? 3 है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब ये 5x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है? हाँ बच्चा, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है।
एक और एग्जांपल लेते हैं 5x का पावर 3 प्लस 2x। अच्छा पहले बता दिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? इसका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है? 3 है। अगर मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर, ज़्यादा से ज़्यादा पावर अगर 2 होगा तो क्या कहलाएगा? वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। जिस समीकरण का पावर 2 होता है उसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 5x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है? हाँ बच्चा, ये द्विघात समीकरण है। अब चलिए बच्चा, इसमें आपको पहचानना है, कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने, इनमें आपको पहचानना है कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन है 3x + 4 बराबर 0। इसको आपको नोट करते रहिएगा तो आपको फिर याद रहेगा, वरना वीडियो देखेंगे, वीडियो खत्म होगा, आपके दिमाग में से भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसको नोट करते रहेंगे तो नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, जो बता रहे हैं वो वीडियो बीच में पॉज कर लीजिए, आपको नहीं होता है साथ साथ लिखना तो, और फिर कॉपी पेन लेकर के बैठिए और लिखते रहिए। ये 3x + 4 बराबर 0 है। बताओ ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर जो है, इसका जो अधिकतम पावर है वो कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब पावर कितना है? 1 है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इसका देखो मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। इसका पावर तो 1, ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितना है? 2 दिया हुआ है। ये समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसका मैक्सिमम पावर देखो, इसका मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 3 हो गया। अगर 3 द्विघात समीकरण, किसी भी समीकरण का पावर अगर 2 से ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है ये? द्विघात समीकरण नहीं है। इसका पावर देखिए -7x + 9 = 0। इसका पावर कितना है? 1 है। इसका पावर 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। वाह। इसका पावर देखो तो, इसका पावर कितना है? x³ बराबर 0। इसका मैक्सिमम पावर कितना है? x³ बराबर 0 का मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। तो 3 हो गया पावर इसका अधिकतम, इसलिए द्विघात समीकरण ये भी नहीं है। वाह। चलिए इसका पावर बताइए तो कितना है? 3y का पावर 4 बराबर 2x²। इसका अधिकतम पावर कितना है? 4 है। ठीक है, इसमें 2 चर हैं, इसके अंदर 2 चर हैं, लेकिन अधिकतम पावर कितना है? 4 है। तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं हुआ। इसके अंदर 5 - 2x, तो x का पावर कितना है? यहाँ पे 1 है। ठीक है बच्चा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अगर मैक्सिमम पावर अधिक से अधिक पावर जो 2 होता है तो उस द्विघात समीकरण होता है, अगर नहीं तो नहीं होता है। इसमें 2 चर थे, बाकी सब में एक एक चर है। चर क्या होता है बेटा? जो वेरिएबल होता है, जिसका मान बढ़ घट सकता है, जैसे कि A, B, C, D या इस तरह से कुछ भी हो, या X, Y, Z, ये सब जो इस्तेमाल करते हैं ना इसमें, ये सब वेरिएबल होता है, इसको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। जो मैथ्स में ये सब जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, A, B, C, D, X, Y, Z, जो वेरिएबल होते हैं, जिनका मान घटता बढ़ता रहता है समीकरण को हल करने के हिसाब से, उनको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। ठीक है बच्चा, याद रखेंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चन हमको कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, वो हम आपको सवाल देंगे, उसमें से आपको चेक करना होगा कि वो समीकरण है या नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चा, हमने पहला जो सवाल किया उसमें सिर्फ हमने चेक किया कि कौन सा द्विघात समीकरण है नहीं है, पहचानना था, बहुत इजी था। अब ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें आपको जांचना है, पहचानने के साथ साथ चेक करना है कि सही में वो द्विघात समीकरण है, वो सिंपल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें जांचना क्या है? पहले क्वेश्चन देखो, जांचना क्या है हमें कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 = 2x प्लस 3 जो है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। पहले ये देखो a - b के होल स्क्वायर पे है ये फॉर्मूला, तो हम पहले a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a² - 2ab प्लस b²। उस फॉर्मूला पे पहले इसको पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? x² - 2 × x × 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3। अब देखो x² और 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 बराबर 2x प्लस 3 है। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे? x तो अकेला है, x² - 4x, इस 2x को इधर ले आएंगे तो -2x हो जाएगा, और ये 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5। ये दोनों 4 + 1 5, उस 3 को इधर ले आएंगे, -3 हो जाएगा बराबर 0 बच गया। तो क्या हो जाएगा? x² और ये -4x - 2x क्या होता है? -6x, माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस का चिन्ह उतरता है, माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस का चिन्ह उतरता है, तो -4x - 2x क्या हो गया? -6x, और प्लस माइनस घटता है, बड़े अंक का चिन्ह उतरता है, 5 में से 3 गया तो 2 बच जाएगा बराबर 0। अब देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको लिख लिया।
ठीक है। इसका देखो मैक्सिमम पावर कितना है, इसका अधिकतम पावर कितना है, 2 है। तो क्या हुआ कि हाँ यह द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चा। चलिए एक और सवाल करते हैं, इसका अगला सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है इसमें, दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, दूसरा सवाल है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है बच्चा। अब देखो जो ब्रैकेट के बाहर होता है, ब्रैकेट के अंदर के दोनों से गुना होता है, ये इससे भी गुना होगा और ये इससे भी गुना होगा। ये इसको इस x को x से गुना किया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से गुना किया हो गया तो प्लस एक्स, ये प्लस एक्स। देखो ये x प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है बच्चा। अब इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एक्स प्लस 8, इस 4 को इधर ले आए तो माइनस 4 था, इधर आ गया तो प्लस 4 हो गया बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया, 8 4 12 बराबर 0। अब देखो तो इसका पावर कितना है, इसका घात कितना है, जो सबसे अधिक घात है वो x का पावर कितना है, x का अधिकतम घात कितना है यहाँ पर 1 है। जो चर है, चर का अधिकतम घात कितना है यहाँ पर 1 है। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए घात तो 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात किसका, चर का अधिकतम घात बराबर 1 है, इसलिए बच्चा। ठीक है ना। अब चलिए तीसरा सवाल लेते हैं, नोट करते रहिएगा बच्चा। ठीक है। तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है हमारा, x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर के दोनों से मल्टीप्लाई होता है, दोनों से गुना होगा, x जो है 2x से गुना होगा, x जो है वो 3 से भी गुना होगा। ठीक है। तो x को जब 2x से गुना करेंगे तो 2 और x से x गुना हो गया तो एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा। अब 3 को जब x से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा। ठीक है। इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब चलिए क्या करेंगे, 2x स्क्वायर, इस 2x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चा। बराबर नहीं, प्लस 3x माइनस 1, प्लस 1 को इधर ले आए तो माइनस 1 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है। अभी हम बुक से सवाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चा, बुक से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल आपको बेसिक द्विघात समीकरण के क्वेश्चन बता रहे हैं, समझा रहे हैं। फिर बुक से हम सब जो बुक के सवाल हैं वो सब बाद में करेंगे। पहले आपको बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है, करना क्या है, उसके बाद तो बुक के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। इसको नहीं समझेंगे तो बुक के क्वेश्चन करने में बहुत परेशानी होगी। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला गया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये माइनस 1। अब बताओ, तुम सब बताओ कि इसका घात कितना है, इस जो बहुपद है, ये जो समीकरण है, इसका घात कितना है, पावर, अधिकतम पावर कितना है, 2 है। अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम घात कितना है, 2 है। चूँकि अधिकतम घात हमने बताया क्या था आपको कि जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अधिकतम घात बराबर 2, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है। समझो बच्चा, हो गया। अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, चौथा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या है, देखो क्यूब वाला है। क्या है, क्यूब है। x प्लस 2 का क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है बच्चा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। उस फॉर्मूला पे इसको डालते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस
2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 2a भी है ना, तो a का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, LHS को लिख लिया हमने, अब RHS को लिखते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 4 है। ठीक है, अब एक्स क्यूब का तो एक्स क्यूब ही रह जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब इसको इससे गुना करेंगे, प्लस 3 दूनी 6 और एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 तिया 12 एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है बच्चा, अब क्या करेंगे, जो इस तरफ है उन सबको इधर ले आएंगे। ये तो ऐसे कर सकते, एक्स क्यूब इधर भी है प्लस में, इधर भी, दोनों कैंसिल हो गया, कट गया, बचा क्या 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और ये 4 माइनस 4 को इधर लाए तो प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो 6x स्क्वायर और 12x तो अकेला है तो 12x और 8 4 कितना हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। अब बताओ बच्चा, इस समीकरण का, ये जो समीकरण है इसका घात कितना है, घात कितना है 2 है। अधिकतम पावर कितना है इसका, ये जो 2 दिख रहा है ये क्या है, इसका अधिकतम घात है। तो अधिकतम पावर कितना है, चूँकि समीकरण का अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात कितना बताओ, अधिकतम घात साथ में बोलो भी, घात बराबर 2, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है। देखो बच्चा, इसमें देख के क्या लग रहा था हमें कि यहाँ पे क्यूब है, यहाँ तो हो सकता है ये द्विघात समीकरण नहीं है ना। हमें क्या लग रहा था कि इधर द्विघात समीकरण 3 पावर 3 है, तो हमें लग रहा था कि द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या पता चला कि वो तो एक्स क्यूब उधर वाले दूसरे LHS वाला जो है वो RHS वाले से कट रहा है, तो एक्स क्यूब तो खत्म हो गया, इसका मैक्सिमम पावर कितना बच गया 2। तो हम डायरेक्ट ऐसा बिना सॉल्व किए हुए नहीं बता सकते हैं सही हर समीकरण को कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। एग्जाम में कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से जांच करिए कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। कई बार 2 नंबर का भी आता है और कई बार ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, इस तरह से आता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, वीडियो को पॉज कर लेने का, उसको वीडियो को जो नोट करना है उसको नोट करिए, फिर आगे की वीडियो कंटिन्यू करिए। थैंक यू। चलिए बच्चा, अब हम सीखने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट विवेचक। क्या ये सीखने वाले हैं, विवेचक। सबसे पहले समझते हैं विवेचक होता क्या है। विवेचक क्या है, मूलों को प्रकृति ज्ञात करने का एक तरीका है। मूलों की प्रकृति निकालने का, ज्ञात करने का, पता करने का एक तरीका है, चेक करने का एक जांच। जैसे जांच होता है ना, किसी की ब्लड ग्रुप को चेक करते हैं, किसी आपको चेक करने के लिए क्या तरीका है, आपका टेस्ट लिया जाता है। उसी तरह से विवेचक क्या है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का, उसको पता करने का तरीका है। उससे पहले आपने बताया, हमने अभी आपको थोड़ा देर पहले भी बताया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप है, मूल रूप है। क्या है, मानक रूप या मूल रूप है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है। तो अब किसी भी समीकरण में हमको पता होना चाहिए कि a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम पहचानने के लिए उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, उसमें पहचानेंगे हम कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। इसके अंदर हमको पहचानना है कि a कितना है। जो x स्क्वायर का गुणांक होता है, जो x स्क्वायर से गुना हुआ अंक होता है, उसको क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। x स्क्वायर से क्या गुना हुआ यहाँ पर, a 4, तो a बराबर 4 हो गया। x से जो गुना हुआ वो b होता है, तो b बराबर कितना होता है 3। और c जो अचर पद होता है, जो लास्ट वाला पद होता है जिसमें चर नहीं होता, उसको अचर पद है। अचर पद क्या है, -6 है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें आपको बताना है कि a कितना है, b कितना है और c कितना है। 5x बराबर 0 है। चलिए इसमें बताइए तो a कितना है, a बराबर है 6, b तो है, b है जो x स्क्वायर से जो गुना हुआ वो a हो गया, वो 6 जो x से गुना हो रहा है वो क्या है, -5, ये क्या हो गया b, और इसमें अचर पद नहीं है, तो क्या हो गया, c बराबर क्या हो गया 0। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें पहचानेंगे हम कि a क्या है, b क्या है और c है। हम 5x स्क्वायर
प्लस माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसमें a कितना है, a बराबर 5 है, b बराबर जो x से गुना हुआ वो -2, जो अचर पद है c वो कितना है 8 है। ठीक है बच्चा, एक और एग्जांपल ले लें। इसमें आपको बताइए, इसमें बताइए तो ये इसमें बताइए आप 7x² माइनस 9 इक्वल टू 0। इसमें क्या है, a क्या है, x² से जो गुना हुआ वो a होता है। ठीक है, b जो x से गुना होता है, तो इसमें जो x वाला पद तो है ही नहीं, तो b का मान कितना हो गया 0। और जो अचर पद होता है वो क्या होता है, c होता है। अचर पद कितना है इसका 9, जिसमें x अचर नहीं होता उसको अचर पद बोलते हैं, तो c कितना हो गया -9। ठीक है बच्चा, एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें आप बताइएगा हमको कि a कितना है, b कितना है और c कितना है। 3x प्लस 7x² माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें बताइए, फंसने वाला है थोड़ा, क्या है, a का मान बताना है, b का मान बताना है और c का मान बताना है। तो हमने क्या बताया, ये नहीं बताया कि जो पहला पद होता है वो a होता है। हमने क्या बताया, पहला पद होता है वो a होता है, ऐसा नहीं बताया। हमने क्या बताया, जो x² से गुना हो रहा है, जो x² से गुना हो रहा है, तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि a x से कितना गुना हो रहा है, x² से कितना गुना हो रहा है 7, और जो x से गुना होता है वो होता है b, तो b कितना हो गया हमारा 3, और जो अचर पद होता है वो c होता है, तो c कितना हो गया -1। ठीक है, एक और एग्जांपल समझने के लिए आपको, 4x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब इसमें बताओ a क्या होगा, ये तो आसान है, x² से जो गुना हो रहा है वो a है। ठीक है, यहाँ पर कोई अंक नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, x से क्या गुना हो रहा है, कुछ नहीं है, तो क्या है -1। यहाँ पे 1 है ना, तो माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, c बराबर कितना हो जाएगा -2। समझ गया बच्चा। तो यहाँ पर जहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है, वहाँ पर क्या हो गया 1, और अचर पर 2 है तो c 2 हो गया। इस क्वेश्चन में क्या था, x² बाद में लिखा हुआ था, तो जो a की वैल्यू है मतलब समझ लो बाद में लिखी हुई है। जो x² से गुना होता है वो a होता है, जो x से गुना होता है वो b होता है, जो अचर पद होता है वो c होता है। अगर कोई पद नहीं है, मिसिंग है, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है, और अगर मान लो पहला ही पद नहीं हो, मान लो ये लिखा हुआ 3x प्लस 5 बराबर 0, तो इसमें हम ये तो द्विघाती समीकरण नहीं है, है ना, ये द्विघात समीकरण है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ। ठीक है बच्चा, अब हमने ये पहचानना तो सीख लिया। ठीक है, पहचान तो लिया हमने कि द्विघात समीकरण के अंदर a b c क्या होता है। अब हम सीखने वाले हैं विवेचक होता क्या है, विवेचक का सूत्र क्या है। ठीक है बच्चा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चा, अब विवेचक को चूंकि डिस्क्रिमिनेटर बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, इसीलिए इसको d से शुरू होता है, इसलिए इसको d से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, d से दर्शाया जाता है। और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है, विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, विवेचक बराबर क्या होता है, विवेचक को d से दर्शाया जाता है, बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। बोलिए b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, विवेचक बराबर d बराबर b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध नंबर तो हर साल ऑब्जेक्टिव में इस फॉर्मूला पर बेस्ड पूछता ही पूछता है। विवेचक बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको विवेचक निकालना है। एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें विवेचक आपको निकालना है। मान लीजिए 3x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। अच्छा बच्चा, आपको बताया अभी हमने a क्या है b क्या है c है। a बराबर कितना है, इसमें a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है -4 और c बराबर कितना है 2। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हमें क्या लगेगा, इसका विवेचक ज्ञात करना है। क्या करना है, विवेचक ज्ञात करें, ये सवाल है हमारा इसका। तो हम क्या होता है, हम जानते क्या हैं, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है -4, b की वैल्यू -4, तो -4 का स्क्वायर हो गया -4 फॉर्मूला का। a की वैल्यू है 3 इंटू 3 इंटू c की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 4 12 और 12 दूनी 24। अब 16 में से 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -8, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई -8 आ गई।
चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण क्या है हमारा 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसमें a की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, b की वैल्यू कितनी है -7 और c की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। हम क्या जानते हैं, हम जानते क्या हैं, आपको लिखना है ऐसे, है ना। हम जानते हैं कि d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है -7, तो -7 का स्क्वायर हो गया -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 2 है और c की वैल्यू कितनी है 3। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 49 माइनस 7 दूनी 14, 14 दिया 4 दूनी 8, 8 तिक 24, 49 में से घटाए 24 को तो कितना आ गया 25। तो हमारा d की वैल्यू कितनी फाइंड कर लिया हमने, d की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। d की वैल्यू कितनी आई 8 आई। हमने यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू आ रही है, फिर समझाएंगे। d की वैल्यू पहले कितनी आई -8 आई, फिर d की वैल्यू कितनी आई, d की वैल्यू कितनी आई 25 आई, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए, फिर 2 और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। d की वैल्यू पहले -8 आई, फिर 25 आई। चलिए बच्चा, हमने 2 क्वेश्चन किया इससे पहले, जिसमें हमने विवेचक निकाला। पहले में विवेचक t बराबर कितना आया -8 आया और दूसरे में कितना आया बराबर 25 आया। एक और है, ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, इसमें समीकरण क्या है हमारा 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें बताओ a की वैल्यू कितनी है, वाह, x² की वैल्यू, x² से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही a की वैल्यू है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू 2 हो गई। b की वैल्यू कितनी है, जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या है यहाँ पे -2√2, ठीक है। और c का मान कितना है यहाँ पर 1 है। हमें क्या निकालते हैं, हम जानते क्या हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते क्या है बताइए, हम जानते क्या है कि d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है -2√2 का स्क्वायर माइनस, b की वैल्यू -2√2 है ना, 4 और 1 की वैल्यू कितनी है, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 1। अच्छा बच्चा, यहाँ पे ये बताओ -2√2 का स्क्वायर कितना होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्या होता है 3 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। स्क्वायर 3 का स्क्वायर करें तो 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, तो स्क्वायर से रूट खत्म समझ लो, ये 3 आता है। अगर मान लीजिए √5 है, चलो ये चेक कर रहे हैं आपको आता है कि नहीं, सब बेसिक है जो आपको आना चाहिए। 5 का स्क्वायर है तो क्या बताइए आप कितना आएगा, स्क्वायर से रूट खत्म 5 आएगा। उसी तरह से 2√3 है तो कितना आएगा बताओ तो। अब देखो ये स्क्वायर दोनों का होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और √3 का कितना होता है 3, तो 4 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 5√3 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, तो 25 दिया 75। चलो एक और एग्जांपल आप बताओ। 2√5 लिखा हुआ है, -2√5 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, तो बराबर कितना हो जाएगा 20, ठीक है बच्चा। ये कुछ बेसिक इस रूट वाले स्क्वायर, रूट का स्क्वायर सब होता है, उसमें आपको ये आना चाहिए। तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और √2 का स्क्वायर 2, माइनस 4 दूनी 8 है का 8, तो 4 दूनी 8 -8, यहाँ क्या हो गया, ये तो d0 आ गया, कितना आ गया 0, 8 में से 8 गया तो 0, तो क्या है d की वैल्यू कितनी आई 0 आई। चलिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं क्या आता है इसका आंसर। क्या लिखा हुआ है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना बच्चा। अब हम पहले देख लेते हैं क्या लिखते हैं हम लोग। पहले ये लिखते हैं कि a का मान, b का मान और c का मान कितना है। तो a बराबर कितना है, a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है -3√2 और c बराबर कितना है 1। हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि d जो होता है वो b² माइनस 4ac के इक्वल होता है। b कितना है हमारा -3√2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 1। अब बताओ, यहाँ पे आपने बताया एग्जाम्पल दिया था ऐसे, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और √2 का स्क्वायर 2, 4 तिया 12, 9 दूनी
18 माइनस 12 बराबर कितना आ गया 6। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 6 आ गई। हम क्या देख रहे हैं डी की 3 वैल्यू आई है। डी की क्या क्या 3 वैल्यू आई है। एक आई है -8, 25, 0 और 6। ठीक है बच्चा, इसको नोट कीजिए, फिर उस पेपर हम डिस्कस करेंगे इसको हमने क्यों अलग से लिखा है, ये हम आपको फिर बताएंगे। इसको नोट कर लीजिए पहले। बच्चा आपके मन की एक बात बताऊं, आपके दिमाग में भी चल रहा है कि सर ने यहाँ पर डी की वैल्यू अलग से क्यों लिखी है ना, अलग से इसको क्यों लिखा है जबकि सबको मिटा दिया। चलिए उसको बताएंगे, हम आपको बताएंगे, आपके दिमाग में चल रहा है उसका सॉल्यूशन बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बताते हैं कि मूल क्या होता है। हमने पहले चैप्टर में बहुपद में पढ़ा था कि जैसे द्विघात समीकरण का शून्यक होता है, 2 शून्यक होता है ना द्विघात समीकरण का। एक शून्यक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। वाह, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। द्विघात समीकरण के 2 हल, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा बीटा। वैसे ही जब द्विघात समीकरण की बात होती है तो वहाँ पे इसी को द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं उनको बोला जाता है मूल। क्या बोला जाता है, मूल बोला जाता है। समीकरण x का जो मान होता है, जो x का मान होता है जो समीकरण को सेटिस्फाई करता है, द्विघात समीकरण को सेटिस्फाई करता है, उस x के 2 मानों को एक अल्फा बोला जाता है, एक बीटा बोला जाता है। 2 समीकरण के 2 मान होते हैं, वही समीकरण के मूल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो d की वैल्यू एक तो आई क्या आई -8 आई, d की वैल्यू और क्या आई 25 आई, d की वैल्यू क्या आई 0 आई, d की वैल्यू क्या आई 6 आई। अब इसमें देखो 3 तरह के मान है। ये है ऋणात्मक, नेगेटिव है ना, ये कौन सा है ऋणात्मक मान है। और ये वाला कैसा है 25 क्या है पॉजिटिव है, 25 क्या है पॉजिटिव है या फिर धनात्मक है। ठीक है, और ये क्या है 0 है। ठीक है, और ये भी क्या है पॉजिटिव है। तो 4 जो हमने एग्जाम्पल लिए थे उसमें से चारों में से 3 तरह का सॉल्यूशन निकला। एक था जो माइनस में आया, नेगेटिव आया, ऋणात्मक आया, और 2 जो था ये 25 और 6 ये प्लस में आया, और जो डी की वैल्यू 0। तो 3 तरह के मान डी के मान निकले। ठीक है, डी के 3 मान निकले, 1 2 धनात्मक, डी 3 तरह के मान निकले, या तो धनात्मक या ऋणात्मक या फिर 0। ये जो धनात्मक, ऋणात्मक और 0 है यही मूलों की प्रकृति बताते हैं। यही क्या करते हैं मूलों की प्रकृति बताते हैं। ये धनात्मक, ऋणात्मक और 0 यही जो है मूल की, जो हमारा जो मूल आने वाला है, जो समीकरण का हल होगा उसकी प्रकृति बताते हैं, जो x का मान होगा अल्फा बीटा। अब देखो किसी भी समीकरण का अल्फा और बीटा का मान 2 तरह के मान हो सकते हैं, या तो दोनों एक जैसे हो सकते हैं या तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। अब 2 मान है, 2 मूल है ना, इसके समीकरण के 2 मूल होते हैं द्विघात समीकरण के, या तो दोनों एक जैसा होगा या दोनों अलग होगा या होगा ही नहीं, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, अगर d का वैल्यू, अगर d की वैल्यू, d का मान मतलब b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा होगा, मतलब क्या हो गया धनात्मक होगा। 0 से बड़ा होगा मतलब धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। तो इसके जो मूल होंगे, अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा यानी धनात्मक होगा, तो मूल जो होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, मूलों का अस्तित्व होगा। और कैसा होगा, असमान मूल होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। जो x और अल्फा और बीटा का मान आएगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, असमान होंगे। मूल कैसे होंगे, असमान होंगे। अगर d की वैल्यू मतलब क्या हुआ विवेचक, विवेचक मतलब b² - 4ac का मान बराबर 0 होगा। ठीक है, 0 होगा। ठीक है, 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मूल ये क्या था 0 हो जाएगा। अगर इसका मान क्या हो गया 0 आ गया, अगर 0 से बड़ा है, 0 के बराबर तो 0 हो गया, तो मूल का वास्तविक तो होगा, मूल जो होगा वो वास्तविक तो होगा। लेकिन जब दोनों मूल समान हो जाएंगे, क्यों होंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, मूल का वास्तविक तो होगा, दोनों का मूल, 2 मूल निकलेंगे, लेकिन दोनों क्या होगा समान होगा। क्या होगा, समान होगा। दोनों मूल जो होगा वो कैसा होगा, समान होगा। तीसरी कंडीशन क्या थी, एक धनात्मक एक 0, और तीसरी क्या थी ऋणात्मक, मतलब माइनस में आ जाए। जो मूल हम निकालें, जो d की वैल्यू निकालते हैं b² - 4ac, वो अगर माइनस में आ जाता है, मतलब क्या हुआ कि b² - 4ac ये अगर छोटा हो जाए, ठीक है, इज लेस देन 0, b² - 4ac इज लेस देन 0, 0 से छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा मूल, मतलब ये जो विवेचक है कैसा हो गया ऋणात्मक हो गया। कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। और इस कंडीशन में मूल अवास्तविक होंगे, मूल जो होंगे वो अवास्तविक
होंगे, ठीक है, या फिर अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, या उसी को और क्या बोल सकते हैं, अवास्तविक होंगे, या फिर क्या बोल सकते हैं, मूल अवास्तविक होंगे, या वास्तविक नहीं होगा, क्या बोलेंगे, वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। 3 कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि अगर b² - 4ac धनात्मक होगा, b² - 4ac धनात्मक होगा, 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा, और दोनों असमान होगा, अलग अलग होगा। तो इस कंडीशन में हमको मूल्य निकालना होगा। d की वैल्यू अगर b² - 4ac 0 होगा, मतलब 0 आ जाए, तो क्या होगा, वास्तविक तो होगा लेकिन दोनों एक जैसा आएगा, मतलब अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू भी एक जैसी आएगी। और अगर d की वैल्यू b² - 4ac जो होती है वो अगर हम फाइंड करेंगे, निकालेंगे और ऋणात्मक आ गया, माइनस में आ गया, जैसे यहाँ पे माइनस में आ गया था, इस कंडीशन में मूल जो होगा वो अवास्तविक होगा, उसका अवास्तविक होगा, वास्तविक नहीं होगा, इसको हमें नहीं निकालना है, ठीक है बच्चा। तो आप क्या सीखा कि मूल जो होता है, एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाए, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि जो किसी भी द्विघात बहुपद का मूल कैसा हो सकता है, ऑप्शन दिया रहा है ए वास्तविक, जो डी निकालेंगे विवेचक, वो क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, धनात्मक, ऑप्शन में ए में दिया हो, बी में दिया हो ऋणात्मक, सी में दिया हो 0 और डी में दिया हो सभी। तो किस पे टिक लगाएंगे, सवाल आपसे पूछा जाए मैट्रिक में कि बताइए निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण का शून्यक जब जो अल्फा और बीटा है उसका मान कैसा हो, विवेचक का मान कैसा हो सकता है, विवेचक जो निकालते हैं डी निकालते हैं उसका मान कैसा हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, 0 या इनमें से सभी। तो आप किस पे टिक लगाएंगे, वाह, इनमें से सभी, मतलब वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है बच्चा, इसको याद रखिएगा। द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने हल होते हैं, 2 होते हैं, दोनों या तो अलग हो सकते हैं या एक जैसे हो सकते हैं, या फिर दोनों एक जैसे हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं, या फिर उसका मूल वास्तविक होगा ही। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसमें आपको चेक करना होगा, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 3 पॉइंट है, 3 कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा, इसको नोट कीजिए। अब हम चेक करना सीखेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल जो है वो उसकी प्रकृति क्या है, जो द्विघात समीकरण का जो मूल होगा उसकी प्रकृति क्या होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम समझेंगे कि मूल की प्रकृति बताए। क्या एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 1 = 0 के मूल की प्रकृति बताएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या दिया हुआ है हमारा, 2x² - 3x + 1 = 0। इसमें a का मान कितना है, 2 है, b का मान कितना है, -3 है, और c का मान कितना है, 1 है। a का मान, b का मान और ये c का मान, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं, हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि d जो होता है वो किसके बराबर होता है, b² - 4ac, वाह, याद हो रहा है आप लोग को, -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 1। कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे करके देखिए और समझिए, फिर से आसान है, आगे जैसे जैसे समझ के आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे का समझ आएगा, पीछे का कुछ छूट जाएगा जो समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे की चीज़ भी समझ में नहीं आएगी। 3 का स्क्वायर कितना है, 9 -4 दूनी 8, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो डी की वैल्यू जो 1 है, वो चूँकि 0 से बड़ी है, चूँकि डी की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है ना, इसीलिए समीकरण के वास्तविक मूल होगा, वास्तविक हो 1 से बड़ा है तो क्या होगा, 0 से बड़ा है तो क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा। द्विघात समीकरण जो है, इस समीकरण का मूल चूंकि 0 से बड़ा आ गया, इसीलिए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, इस एग्जांपल में आपको पहचानना है कि द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा, 4x² - 4x + 1 = 0 है, ठीक है। इस समीकरण का आपको चेक करना है कि
मूलों की प्रकृति बताएं। ठीक है, कैसा होगा? इसमें a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है? -4। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है? 1। तो क्या करेंगे हम जानते क्या हैं? हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि d बराबर जो होता है वो b² - 4ac के इक्वल होता है। b की वैल्यू कितनी है? -4 का स्क्वायर, -4 × 4 × 1। a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1। तो ठीक है, 4 चौके 16 -4 चौके 16। अच्छा, क्या हो गया इसमें? d की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अब d की वैल्यू 0 है, क्या लिखेंगे? चूंकि d बराबर 0। अब d बराबर 0 होता है तो क्या होता है? आपको पता है ना, d बराबर 0 तो क्या होता है? मूल वास्तविक तो होगा, वास्तविक एवं कैसा होगा? समान होगा। ठीक है, मूल वास्तविक एवं समान होगा। ठीक है बच्चा, चलिए इन दोनों सवाल को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में हमने क्या किया? पहली कंडीशन में क्या आया? d बराबर 1 आया, जो कि 0 से बड़ा था, और जब 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होगा और समान होता है। अब जब दूसरी कंडीशन में क्या आ गया? d की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गया, और d की वैल्यू अगर 0 होती है तो मूल वास्तविक होता है लेकिन समान होता है। ठीक है बच्चा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चा, अब ये 2 क्वेश्चन और लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि मूलों की प्रकृति निकालना कैसे है। मूलों की प्रकृति के चेक करना कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एक एग्जांपल है, इसमें दिया हुआ समीकरण 4x² - 9 = 0 द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। अधिकतम पावर कितना है? 2 है। इसकी मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है। इसमें बताओ a का मान कितना है? जो x² से गुना होता है वो a का मान होता है। a का मान कितना है? 4। b का मान कितना है? जो x से गुना होता है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 0। और c का मान जो अचर पद होता है, अचर पद कितना है? -9। ठीक है बच्चा, अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं ना कि जो d होता है वो किसके बराबर होता है? b² - 4ac के। ठीक है, तो b की वैल्यू है कितनी? 0। तो 0 का स्क्वायर -4 × a का मान कितना है? 4 है, और c का मान कितना है? -9। ठीक है ना, c का मान कितना है? -9। तो 0 तो ख़त्म। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 चौके 16 है ना, 4 चौक 16, 16 9 144। जो d की वैल्यू कितनी आ गई? 144। प्लस में आई ना, d की वैल्यू प्लस में आई। तो चूंकि d जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? 0 से। d जो है वो 0 से बड़ा है। अब बताओ आप लोग कि d अगर 0 से बड़ा होता है तो कैसा होता है मूल? इसमें कैसा होगा? मूल जो होते हैं वो द्विघात समीकरण के मूल जो होंगे उनकी प्रकृति कैसे होगी? मूल जो होगा वास्तविक तो होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा? चूंकि 0 से बड़ा है इसलिए असमान होगा। कैसा होगा? असमान होगा। ठीक है बच्चा, और एक और एग्जांपल है लास्ट, इसको एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको करने के बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब जी एग्जांपल क्या दिया हुआ है? 5x² + 7x + 6 = 0। ठीक है बच्चा, इसमें a का मान कितना है? 5 है, b का मान कितना है? जो x से गुना हो कितना है? 7 है, और c का मान जो अचर पद है 6 है। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं क्या? जो विवेचक होता है उसको d से दर्शाया जाता है, और d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना है? 5, और c का मान कितना है? 6। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, और 5 चौके 20 और 20 छक्के 5, 7 7 49, 5 चौके 20 और 20 छक्के 120। ठीक है बच्चा, अब 49 में से 120 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा? कितना बचेगा बताओ? घटा कर बताओ कितना बच जाएगा? 71 बचेगा शायद, है ना? 71। लेकिन बड़ी संख्या माइनस में, ये प्लस माइनस घटता है और बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। तो d जो हो गया ये तो माइनस में आया, मतलब d जो है वो छोटा है 0 से, है ना? चूँकि
चूँकि d जो है वो छोटा है 0 से। अब बताओ अगर d छोटा होता है, ऋणात्मक आ जाता है, तो क्या होता है, मूल जो होंगे वह मूल अवास्तविक होगा। कैसा होगा, अवास्तविक। ठीक है, मूल जो होगा वो अवास्तविक होगा कहें, या फिर वास्तविक नहीं होगा कहेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कीजिएगा, लेकिन पॉज करके वीडियो को रोक करके इससे पहले हम समझते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। आज क्या क्या सीखा हमने पहले सीखा कि मूल जो होते हैं द्विघात समीकरण होते क्या हैं। हमने क्या सीखा, पहला द्विघात समीकरण होते क्या हैं, उसको पहचानना सीखा कि द्विघात समीकरण को पहचानते कैसे। उसके बाद हमने सीखा कि विवेचक क्या होता है ना, ABC क्या होता है समीकरण के अंदर, A का मान, B का मान और C का मान क्या होता है। उसके बाद हमने सीखा कि विवेचक क्या होता है ना, विवेचक निकाला। और उसके बाद उस विवेचक की सहायता से हमने सीखा कि मूल की प्रकृति ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करने वाले हैं अब, के किस मान के लिए हमने अभी जो कुछ सीखा है, और ये 2 क्वेश्चन बचे हुए, इनके बाद आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा, वो उसका होमवर्क आपको दिया जाएगा और उसका सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप लोग उस क्वेश्चन को करें और फिर डिस्क्रिप्शन से अपने आंसर को मैच कर लेंगे। यहाँ पर हमने क्या सीखा है इससे पहले कि d का वैल्यू अगर 0 के बराबर बताया, अगर d की वैल्यू, अगर जो विवेचक निकालते हैं उसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाता है, अगर विवेचक की वैल्यू d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है, तो मूल की प्रकृति कैसे होती है, वास्तविक एवं समान होगा। तो लिखा k के किस मान के लिए, किस मान के लिए इस जो समीकरण है, इस समीकरण का वास्तविक एवं समान मूल होगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण को लिख लेते हैं पहले। समीकरण क्या दिया हुआ है, kx² + 4x + 2 बराबर 0। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है कि मूलों की प्रकृति कैसे होगी, वास्तविक एवं समान होगी। तो पहले हम लिख लें a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a बराबर है k, b का मान कितना हो जाएगा 4 जो x से गुना होगा, और c का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, क्या दिया है, दिया क्या है सवाल में, दिया है प्रश्न में दिया है क्या है, प्रश्न में दिया क्या है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है, मूल जो हैं, मूल जो हैं वास्तविक और समान है, ना, वास्तविक है और समान है। ठीक है, इसीलिए d की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। मूल अगर वास्तविक और समान होता है तो d की वैल्यू कितनी होती है, विवेचक कितना होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है बच्चा, तो d का फॉर्मूला क्या हमको पता है, b² - 4ac। ठीक है बच्चा, अब b की वैल्यू कितनी है, यहाँ हमने लिखा है 4 का स्क्वायर माइनस a की, 4 की वैल्यू 4, a की वैल्यू कितनी है k, तो 4 × k × c की वैल्यू कितनी है 2 बराबर 0। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 4 दूनी 8, -8 के बराबर 0। इस माइनस जो 16 है उसको उस तरफ ले जाएंगे तो -8 के बराबर क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, और के बराबर क्या हो जाएगा, -16 बटे, इधर गुना में, इन दोनों का रिश्ता क्या है, गुना में, उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, माइनस करिए, 8 का 8, 8 दूनी 16, तो के की वैल्यू कितनी निकल गई, 2। मतलब क्या होगा, के की वैल्यू 2 के लिए इस समीकरण का मूल जो होगा वो वास्तविक एवं समान होगा। ठीक है बच्चा, एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में वही दिया हुआ है कि के किस मान के लिए, किस मान के लिए 2x² + kx + 2 बराबर 6 जो है, ये हमारा समीकरण का जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x² + kx + 2 बराबर 6। इसका जो हल होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले दिया समीकरण लिख लेते हैं। क्या दिया समीकरण, 2x² + kx + 2 बराबर 0। यहाँ जो a और b की सी की वैल्यू क्या है वो लिख लेते हैं। यहाँ a बराबर है 2, b बराबर है k, और c का मान कितना है 2 है। ठीक है बच्चा, a का मान 2 है, b का मान k और c का मान ये है। प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि मूल जो होंगे, मूल वास्तविक हैं, वास्तविक और कैसे हैं, समान है। मूल वास्तविक और समान है। इसका मतलब क्या हुआ कि d जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो d 0 के बराबर मतलब क्या हुआ, b² - 4ac बराबर 0। अब b की वैल्यू कितनी है, k²। ठीक है, -4 × 2 × c की वैल्यू कितनी है 2 बराबर 0। तो k² बराबर -4 दूनी 8 दूनी 16 बराबर 0। ठीक है बच्चा, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी
-16 उधर जाएगा तो के स्क्वायर बराबर 16, ठीक है, के बराबर 16। अब जब स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो प्लस माइनस लेके जाता है, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी +√16 है ना। जब भी स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है, दूसरी साइड रूट बनता है तो साथ में प्लस और माइनस ले करके जाता है, ठीक है बच्चा। तो के की वैल्यू कितनी हो गई +-4, मतलब के की वैल्यू या तो 4 होगी या फिर -4 होगी, ठीक है। इन दोनों मानों के लिए जो इस समीकरण है, इस समीकरण का मूल जो होगा वो वास्तविक एवं समान होगा, ठीक है बच्चा। इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, समझिए, बार बार देखिए वीडियो को। चलिए बच्चा, ये आज का आपका होमवर्क है। जांच करना है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है द्विघात समीकरण है। 4 क्वेश्चन है, इसमें आपको चेक करना है कि द्विघात समीकरण कौन सा है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति में मूल वास्तविक है या नहीं, और मूल वास्तविक है अगर तो वास्तविक है तो समान है या असमान है। तीसरे क्वेश्चन में के का मान निकालना है। के का मान निकालना है जिस समीकरण के लिए 2x² + kx + 3 जो ये समीकरण है, इस समीकरण का मूल जो होगा वो बराबर होगा, एक जैसा होगा और वास्तविक होगा, वास्तविक और एक जैसा होगा। तो इस समीकरण का हल कितना क्या होगा। इन तीनों सारे सवालों को हल कीजिएगा। इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ रहेगा, ठीक है। आप उसको सॉल्व करिए, फिर अपना आंसर चेक कीजिए कि आप सही है, आपको कितना आता है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको तो पूरा वीडियो फिर से जाइए, पूरा देखिए, समझिए फिर से, और फिर आइए दोबारा सॉल्व करिए, कोई बात नहीं।